हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। हम बात करने वाले हैं एक रीसेंट न्यूज के बारे में। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जापानीज स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ कोलैबोरेट करने वाली है एक मिशन को लेकर के जो मून के संबंध में रहने वाला है। सो एक लूनार मिशन भारत और जापान की कोलैबोरेशन से भविष्य में हो सकता है। इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है ये मिशन, क्या इसकी विशेषताएं रहेंगी और किस तरीके से नई नई जानकारियां यहां से निकल करके सामने आएंगी, ये हम समझेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसी चीजें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इस वजह से हम इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरधालिया है। आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूं, मेंटोर हूं। अलग अलग सब्जेक्ट्स को मैं टेकअप करता हूं। आप हमारे साथ हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में जुड़िए, क्योंकि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इस एग्जाम के कंप्लीट कोर्स को आपको इन डेप्थ इन डिटेल यहां पढ़ाया जाएगा। आपको एनरोल करना है हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में यूजिंग दिस कोड SAR10। ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट्स हमारे सभी कोर्सेज पर दिलवाएगा। हमारे फ्रेश बैचेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। आपके लिए सिविल सर्विस चैंपियनशिप, आपके लिए अनअकैडमी कॉम्पीट, ये सब चीजें हम लेकर के आते हैं। आपको इन सब चीजों में एनरोल करना है। दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन आसान बने इसलिए आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि आप हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में जुड़ने के लिए छोटे छोटे मंथली अमाउंट्स में ये कोर्सेज और ये सब्सक्रिप्शंस परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली ये न्यूज देखने को मिली है। भारत की स्पेस एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ये कोलैबोरेट करने वाली है जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के साथ में। तो एक कंबाइंड मिशन होगा। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो अलग अलग देश मिलकर के करते हैं, चाहे नासा हो, चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, चाहे किसी अन्य देश की प्रीमियर स्पेस एजेंसी हो, उनके साथ कोलैबोरेशन में बहुत सारे मिशन किए जाते हैं। तो भारत और जापान कोलैबोरेट करेंगे एक मिशन में जो कि मून से संबंधित होगा। यहां पर मून का जो परमानेंट शैडो रीजन है उसको समझने की कोशिश की जाएगी। तो ये न्यूज हमें देखने को मिला है। इसरो इज प्लानिंग टू कोलैबोरेट विद जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी फॉर सेंडिंग अ लूनर रोवर टू द परमानेंट शैडो रीजन ऑफ मून। शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। हम समझेंगे ये परमानेंट शैडो रीजन ऑफ मून दरअसल है क्या। अकॉर्डिंग टू इनिशियल प्लान, जो प्लान्स अभी तक सामने आए हैं, यहां पर कोलैबोरेशन किस प्रकार का होगा। चंद्रमा के आसपास एक लैंडर और रोवर जो है वो बनाए जाएंगे। एक लैंडर जो है वो चंद्रमा की सतह पर जाके लैंड करेगा, उसमें से रोवर निकलेगा। ये लैंडर और रोवर बनाए जाएंगे इसरो के द्वारा, और इस लैंडर और रोवर को एक जापानीज रॉकेट में डाल करके मून के साउथ पोल पे लैंड कराया जाएगा, जिस वजह से दोनों देश आपस में कोलैबोरेट करेंगे। तो एक पोर्शन लैंडर और रोवर को बनाने का काम जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन करेगा। वहीं दूसरी ओर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एक रॉकेट तैयार करेगी, जिसमें रख करके ये लैंडर और रोवर ले जाया जाएगा चांद की सतह तक। The rover will then travel to permanent shadow region of the moon which never sees sunlight. मून का एक हिस्सा ऐसा है जो कभी सूरज की रोशनी को नहीं देख पाता, वो डार्क रीजन ऑफ मून या परमानेंट शैडो रीजन ऑफ मून कहलाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। वो रीजन अभी तक हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कि कैसा दिखता है या क्या वजह है कि वो कभी सूरज को फेस नहीं कर पाता या किस तरीके की उसकी डेवलपमेंट है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास होगा इस मिशन के द्वारा। अब हम समझेंगे पहले ये परमानेंट शैडो रीजन ऑफ मून क्या है। दोस्तों, कुछ बेसिक चीजों को यहां पर समझना होगा। जब बात आती है चंद्रमा की, मून की, हमने मून की सतह को कुछ इस प्रकार से देखा है। गोल आकार में चमकता हुआ ये ऑब्जेक्ट हमें हर रोज आसमान में नजर आता है। इसकी सतह को जब हम करीब से जाकर के देखते हैं तो इस पर छोटे छोटे गड्ढे नजर आते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्रेटर्स। तो करीब 4 बिलियन साल पहले एस्टेरॉइड्स यानी बहुत बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जो हमारे सौर मंडल में मौजूद है, वो आकर के इस चंद्रमा की सतह से टकराई थी, जिस वजह से ये क्रेटर्स, इस प्रकार के बड़े बड़े खड्डे यहां पर बन गए थे। आपको शायद मालूम होगा, शायद आप में से कुछ लोग इस बात को जानते होंगे कि मून की सिर्फ एक ही साइड हमें विजिबल है। हम पूरे के पूरे मून को अर्थ से नहीं देख पाते हैं। ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मून जब अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है तो वो सेम रेट है जिसमें मून अर्थ को ऑर्बिट करता है, यानी कि जितने समय में मून अपनी दूरी पे एक चक्कर, अपनी एक्सिस पे एक चक्कर काटता है, उतने ही समय में वो अर्थ का भी एक चक्कर काटता है। और इस सिचुएशन को कहा जाता है क्या? दिस सिचुएशन इज नोन एज टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग का कंसेप्ट यहां पर जो है वो
यूज किया जाता है या इस कंसेप्ट को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। क्या होता है टाइडल लॉकिंग, हम इस तरीके से समझेंगे। किसी भी समय पर आप देखिए मून का एक पर्टिकुलर सरफेस ही हमें नजर आता है। आप जब भी आज देखिए, 10 साल बाद देखिए, 20 साल बाद देखिए, आप सिर्फ एक सेम फेज को ही, मून की साइड को ही देख पाएंगे। एक ऑल टुगेदर दूसरा फेज है जो मून की बैक साइड में है, वो हमें कभी नजर नहीं आता। इसे हम कहते हैं क्या, परमानेंट शैडो रीजन, या इसे हम कहते हैं डार्क साइड ऑफ मून, क्योंकि हम इसे देख नहीं पाते। और ये कंसेप्ट जिसकी वजह से सिर्फ एक ही फेज मून का हमें विजिबल है, वो टाइडल लॉकिंग ऑफ मून कहलाता है। सब चीजें सही चल रही थी, हम एक साइड ऑफ मून को फेस कर पा रहे थे, हम मून की एक साइड को देख रहे थे, एंड वी वर क्वाइट हैप्पी विद दैट। हमें लगता था कि जब एक साइड ऐसी नजर आती है तो अनडाउटेडली दूसरी साइड भी बिल्कुल वैसी ही होगी। लेकिन सर व्हाट हैपेंड वाज इन 1959 सोवियत स्पेसक्राफ्ट बाय द नेम लूनार 3, सोवियत का एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम लूनार 3 था, वो मून के डार्क रीजन या परमानेंट शैडो रीजन के ऊपर से गुजरा। इसने मून की तस्वीरें भेजी, इसने मून की वो साइड हमें दिखाई जो हमने अभी तक नहीं देखी थी। हम जिस मून को देखते हैं सर वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, डार्क और लाइट कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखते हैं, कुछ हिस्सा डार्क है, कुछ लाइट है, कुछ खड्डे जैसे यहाँ पर मौजूद है। वी ऑलवेज बिलीव कि अगर एक साइड जिसे हम फेस करते हैं वो कुछ इस प्रकार का दिखता है तो दूसरा साइड भी बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन सर 1959 में जब पहली बार लूनार 3 ने हमें ऑपोजिट साइड की या दूसरी साइड ऑफ मून की तस्वीरें भेजी तो इसने सबको शॉक कर दिया, क्योंकि ये तस्वीरें कुछ इस प्रकार की थी। सर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू इमेजेस। वो फेज जो अर्थ की तरफ था, वो हिस्सा चांद का जो हमें हर रोज दिखाई देता था, वो कुछ ऐसा था, वेरएज़ दूसरा हिस्सा जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट था। तब हमें ये चीज समझ में आई कि सर दोनों फेजेस में फर्क है, दोनों साइड्स जो हैं वो बिल्कुल सेम नहीं है। इस वजह से इसका कारण जानने के लिए कि क्या रीजंस हैं, क्यों एक सरफेस जो है वो किसी और प्रकार का दिखता है जबकि ऑपोजिट सरफेस किस बिल्कुल दूसरे तरीके का दिखता है, इन चीजों की जानकारी के लिए अब भारत जापान के साथ मिलकर के ये स्पेस मिशन कैरी आउट करने वाला है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इस तरीके का रीजन मून का नजर आता था, लेकिन एक्चुअल में मून की दूसरी ओर एक इस तरीके का डार्क रीजन मौजूद था जो कहलाता है मून का परमानेंट शैडो रीजन या डार्क रीजन। इस डार्क रीजन के रहस्य, इस डार्क रीजन की जानकारियां प्राप्त करने के लिए भारत जापान आपस में कोलैबोरेट करके भविष्य में एक लूनार मिशन को कैरी आउट करने वाले हैं। द पार्ट ऑफ मून दैट इज नॉट विजिबल फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड एज डार्क साइड ऑफ मून। इसे डार्क साइड या परमानेंट शैडो रीजन कहा जाता है। लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर इज टेकिंग पिक्चर्स ऑफ मून सिंस 2009। ये लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर क्या है? ये नासा का एक स्पेस मिशन है, नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है जो चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, और 2009 से लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर जो है वो हमें अदर साइड ऑफ मून की पिक्चर्स जो है वो भेज रहा है। लेकिन पहली बार हमें 1959 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट ने लूनर 3 के माध्यम से तस्वीरें जो है वो भेजी थी, किसकी? परमानेंट शैडो रीजन या डार्क रीजन ऑफ मून की। जब हमें समझ में आया था कि इसके दोनों रीजन्स जो हैं वो एक जैसे नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर एट ऑल, और अब उसी के सीक्रेट्स को या उसके एवोल्यूशन को समझने की कोशिश की जाएगी। इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी जो है वो 2024 में है। 2024 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा इसरो और जाक्सा के द्वारा। ऑलरेडी चंद्रमा के संबंध में 2023 में एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च्ड है। जून जुलाई या अगस्त के समय में भारत अपना चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला है। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो ये चंद्रमा के सतह पर पहुंचने का भारत का प्रयास होगा, जो कि अगस्त 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये फॉलो अप मिशन है चंद्रयान 2 का। अगर आपको याद होगा, जुलाई 2019 में भारत ने एक प्रयास किया था चंद्रमा की सतह पर लैंड करने का, उसका ही ये फॉलो अप मिशन है। इट वॉज सेंट, ये जो चंद्रयान 2 मिशन था ये कंट्री के सबसे पावरफुल GSLV Mark 3। GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। वो लॉन्च व्हीकल जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को ले जाता है, एक 3 स्टेज रॉकेट है, वो यहां पर इस्तेमाल किया गया था। इसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल भी भारत के लिए या इसरो के लिए माना जाता है। चंद्रयान 2 मिशन को कैरी आउट किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सर चंद्रयान मिशन
3 फेजेस में कंप्लीट किया जाना था। चंद्रयान मिशन क्या था? ये चंद्रमा है। चंद्रयान मिशन के लिए जीएसएलवी मार्क 3 में हमने एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो भेजा था, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। एक था उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर ऑर्बिटर। तो सर ऑर्बिटर का क्या काम था? ऑर्बिटर को लॉन्च होने के बाद चंद्रमा के ऑर्बिट में यानी चंद्रमा की कक्षा में चंद्रमा के इर्द गिर्द दाखिल होना था और यहां पर रेगुलरली घूमना था। ये इस चंद्रयान 2 मिशन का सबसे पहला पार्ट था। ये मिशन, ये जो ऑर्बिटर कंपोनेंट है, ये आज भी सफलतापूर्वक चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। स्टेप 2 क्या था? इस ऑर्बिटर से एक डिवाइस जिसका नाम लैंडर था, उसे निकलना था और जाकर के मून की सतह पे लैंड करना था। सो पहला जो कंपोनेंट था वो ऑर्बिटर का था, दूसरा था लैंडर का। सेकंड स्टेप में ऑर्बिटर से लैंडर को बाहर आना था, मून की सतह पर लैंड करना था। और तीसरे स्टेप में सर इस लैंडर के अंदर से एक छोटा सा, आप गाड़ी जैसा, एक छोटी टॉय कार जैसा कंपोनेंट समझ लीजिए, जिसे नाम दिया गया था क्या? रोवर। सो तीसरे स्टेप में लैंडर के लैंड करने के बाद इसके अंदर से एक रोवर निकलना था, जिस रोवर ने चंद्रमा की सतह पे अलग अलग जगह घूमकर वहां से सॉइल सैंपल्स आदि कलेक्ट करने थे। हुआ क्या सर? 2019 में ये पहला कंपोनेंट ऑर्बिटर तो सेट हो गया, लेकिन ये लैंडर जो है विच वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? आराम से चंद्रमा की सतह पे उतरना। लेकिन किन्हीं कारणों से ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं बल्कि क्रैश लैंड हो गया। क्रैश लैंड यानी कि चंद्रमा की सतह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये लैंडर अचानक जोर से चंद्रमा की सतह से टकराया, जिस वजह से ये लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया और ये लैंडर और रोवर कंपोनेंट जो है वो पूरा नहीं हो पाया। सो ये चंद्रयान 2 जो है वो एक पार्शियली सक्सेसफुल मिशन था, क्योंकि एक कंपोनेंट ऑर्बिटर सही ढंग से चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। लैंडर और रोवर को सेकंड और थर्ड कंपोनेंट के रूप में यहां पर स्थापित होना था, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। इस पूरे मिशन में जो लैंडर था उसे नाम दिया गया था विक्रम लैंडर। भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम लैंडर नाम दिया गया था इस लैंडर को, और रोवर को नाम दिया गया था प्रज्ञान रोवर। आई होप हम चंद्रयान 2 मिशन का कंसेप्ट जो है वो समझ पाए होंगे। लेकिन अपनी सतह पर अपने मंजिल तक पहुंचने से चंद किलोमीटर या कुछ सेकंड्स पहले जो लैंडर है, जो विक्रम लैंडर है, वो क्रैश लैंड हो गया था, जिसकी वजह से ये मिशन पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाया था। इंस्टेड ऑफ अ कंट्रोल्ड और सॉफ्ट लैंडिंग, विक्रम लैंडर हैड अ क्रैश लैंडिंग ऑन सितंबर 7, 2019। 7 सितंबर 2019 को क्रैश लैंडिंग विक्रम लैंडर की हुई थी चांद की सतह पर, जिस वजह से प्रज्ञान रोवर, जो कि एक छोटी टॉय कार नुमा स्ट्रक्चर या कंपोनेंट जो लैंडर के अंदर से मून के सरफेस पे चलने वाला था, वो अपना काम नहीं कर पाया। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये तस्वीर याद होगी। ये उस समय की तस्वीर है जब अपनी मंजिल से चंद किलोमीटर पहले एक लंबा लाखों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये विक्रम लैंडर चांद की सतह के करीब पहुंचा था, मगर फाइनल डेस्टिनेशन से कुछ किलोमीटर पहले ये क्रैश लैंड हो गया, जिसके बाद सभी लोग जो है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे और उस समय भावुक हो गए थे। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के सिवन इस पूरे के पूरे मिशन को लाइव देखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री इसरो के ऑफिस हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे। लेकिन जब सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं हो पाई या क्रैश लैंडिंग विक्रम लैंडर की हुई, उस समय डॉक्टर के सिवन जो भावुक हो गए थे, उन्हें प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके से कंसोल किया था और उस समय भारत ने अनाउंस किया था कि हम जल्दी ही अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे, जिसको नाम दिया जाएगा क्या? चंद्रयान 3। तो ये चंद्रयान 3 जो है वो अगले साल 2023 में लॉन्च होने वाला है। अगर चंद्रयान 2 में हम पहली ही अटेम्प्ट में ऐसा कर लेते, यानी कि हम चंद्रयान 2 के समय में सॉफ्ट लैंडिंग विक्रम लैंडर की और उसके बाद रोवर को सेफली चांद की सतह पर पहुंचा देते, तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाता जिसने अपने मेडन अटेम्प्ट में, पहले ही अटेम्प्ट में इस प्रकार के मिशन को अंजाम दिया हो। लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण या वो सॉफ्ट लैंडिंग ना होने के कारण ऐसा संभव हो नहीं पाया और अब इसको चंद्रयान 3 के रूप में कैरी आउट किया जाएगा। इससे पहले भारत ने चंद्रयान 1 मिशन जो है वो किया था 2008 में, जब चांद की सतह पर या चांद के ऑर्बिट में जाने का प्रयास भारत ने किया था। उसकी शुरुआत चंद्रयान 1 से हुई थी। यह भारत का पहला लूनार प्रोब था, यानी कि चांद की जानकारी के लिए चांद के संबंध में भारत ने अपना पहला मिशन जो है वो कैरी आउट किया था। यह मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि चंद्रयान 1 से जो डेटा मिला था उससे इस बात की पुष्टि हुई थी कि
चांद की सतह पर वाटर और आइस हो सकती है। नासा ने 2009 में इस बात की कंफर्मेशन की थी। दिस कंफर्मेशन वाज बेस्ड ऑन द डेटा दैट वाज कलेक्टेड बाय चंद्रयान 1 इन 2008। सो चंद्रयान 1, 2 और अब चंद्रयान 3 हम भविष्य में देखने वाले हैं, और इसके बाद 2024 में ये स्पेस मिशन जो भारत और जापान मिलकर के कैरी आउट करेंगे वो हमें देखने को मिलेगा। आई होप हम विस्तार से चांद के संबंध में भारत के इंपॉर्टेंट मिशंस को समझ पाए होंगे। दोस्तों, इस तरीके के आर्टिकल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हमें इस प्रकार की जानकारी जो है वो होनी चाहिए। कौन सा मिशन कैरी आउट हो रहा है, क्या उसमें होने वाला है, कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है, इन सभी चीजों को हम विस्तार पूर्वक यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस तरीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। पाथफाइंडर पर आपको एनरोल करना है हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में, क्योंकि इनकी मदद से आप यूपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर पाएंगे और अल्टीमेटली देश की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन पाएंगे। आपको यूज करना है ये कोड SAR10 जब भी आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट्स सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।